अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के हवाले से और पाकिस्तान सुपर लीग 8 के सीज़न का फातेह लाहौर कलंदर्स रहा। उसने अपने टाइटल को एक बार फिर से उसका दिफा किया और ना सिर्फ दिफा किया, एक सनसनीखेज़ मुकाबला हमने इस इवेंट में देखा। सुपर लीग का शानदार इख्तिताम हुआ और कलंदर्स ने एजाज़ अपने नाम कर लिया और सनसनीखेज़ फ़ाइनल के बाद मुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, रियाज़ुद्दीन साहब। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले कीमती वक्त देने के लिए। और मुसलसल हम देख रहे हैं PSL 8 का जो मुकाबले हुए, जिस तरह से इवेंट का आगाज़ हुआ उसी तरह से इवेंट का इख्तिताम हुआ। हमने देखा पहला मैच जो हुआ मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल रहे और 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और फ़ाइनल भी यूँ गुजरा। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताबिश। इसमें तो देखें कोई शक नहीं है कि 2016 में दुबई से इस मतलब लीग का आगाज़ हुआ था और उसके बाद फिर बतदरीज ये सीरीज़ जो है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान मुंतकिल हुई और ये पहला मौका था 2023 में जब हमने देखा कि मुल्क के 4 शहरों में इस मतलब लीग का इनेकाद हुआ। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर में इस PSL के ज़रिए जो हमने इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही अच्छे अंदाज से दुनिया में इसको इंट्रोड्यूस किया, तो इसका एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया, जिसके नतीजे में आपने ये देखा कि न सिर्फ बतदरीज ऑन एंड ऑफ हर PSL के बाद एडिशन के बाद हमें कुछ खिलाड़ी मिलते रहे, बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ी जो थे गैर मुल्की खिलाड़ी वो भी इस लीग बिल्कुल बजा फरमाया, खिलाड़ी हमें मिले, हमने देखा और फिर स्क्वाड का ऐलान किया गया। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ होने जा रही है जिसके हवाले से हम देख रहे हैं नौजवान खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया गया, लेकिन 23 विकेटें लेने वाले अब्बास आफरीदी उनका नाम ही शामिल नहीं किया गया। जिस अंदाज से मिर्ज़ा ताहिर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। उन्हें भी रिज़र्व का हिस्सा बनाया जा सकता था, वो भी एज अ बैटर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे। मिडिल ऑर्डर पे बात कर लें, मिडिल ऑर्डर पे हम देख रहे हैं जिस तरीके से हमें जो है हमने देखा हुसैन तलत उभर के सामने एक बार फिर से आए, उन्हें वापस से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये जो बैटर्स हैं ये मुसलसल इवेंट्स में परफॉर्मेंस का तो मुजाहरा कर रहे हैं, इनका मौका कब आएगा? देखें, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, जो आपके पहला सवाल था वो थोड़ा सा रह गया, वो ये कि इस PSL में जो आपने बात की थी कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर ने पहला मैच खेला, उसमें लाहौर को फतह हासिल हुई। तो आप ये देखें कि इस लीग में इन दोनों टीमों के दरमियान टोटल 3 मैचेस हुए थे फाइनल से पहले, और 2 मैचेस लाहौर ने जीते थे और 1 मैच जो था वो मुल्तान ने जीता था। मैं ये समझता हूँ कि कमोबेश जितने भी मैचेस थे उसकी ज़्यादातर परसेंटेज ऐसी थी मैचेस की जो बहुत ही सनसनीखेज़ और बड़े मतलब एट्रैक्टिव मैचेस हुए, और इसमें आप देखें कि बहुत कम मार्जिन से मुख्तलिफ़ टीमों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत कम मैचेस ऐसे थे जिसमें बड़े मार्जिन से टीमों को शिकस्त भी हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर PSL में आपके पास कुछ ना कुछ खिलाड़ी निकल के आए, सामने आए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो नए नौजवान खिलाड़ी सामने आए, हमने जिस अंदाज से पिचेस देखी, हम मुसलसल हम देख रहे हैं कि साबिक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे वो भी पिचेस को लेकर काफ़ी संजीदा दिखाई देते थे, रमीज़ राजा साहब, और वो कहते थे जो पिचेस पाकिस्तान की हैं वो बैनुल अक़वामी पिचेस का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। वो जो मयार है बैनुल अक़वामी पिचेस का, उस मयार पर पूरी उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। ये नौजवान जो यहाँ सामने आते हैं PSL के ज़रिए, ये बैनुल अक़वामी इवेंट्स में जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाते हैं, तो वजह यही होती है क्योंकि जो पिचेस पे ये परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे होते हैं वो पिचेस पर वो वहाँ जाके जो बाउंसर आ रही होती हैं या फिर शॉर्ट डिलीवरीज आ रही होती हैं, साथ ही साथ चेंज ऑफ पेस होता है या फिर एक्स्ट्रा पेस होता है, उसका सामना नहीं कर पाते हैं। तो क्या ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए? हालिया बयान सामने आया है, PCB के चेयरमैन हैं नजम सिटी साहब, उनकी जाने से बयान सामने, और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है गैर मुल्की मट्टी लाकर पाकिस्तान में उस तरह के पिचेस बनाने के। देखिए, जब रमीज़ राजा बहसियत चेयरमैन PCB आए थे तो हमें अच्छी तरह याद है कि नाज़ाबाद जो ग्राउंड था वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ड्रॉप इन पिचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ मंगवाई जाएंगी। लेकिन वो जो था मतलब वो प्रोजेक्ट जो था बहुत महंगा था, और अगर आप 2-3 मटीरियल आप ले आए पोर्ट में, इसके बाद भी काम ना हो, मौजूदा चीफ सेलेक्टर भी एतमाद नहीं कर रहे हैं अपने क्यूरेटर पर कि वो उस अंदाज से वो पिचेस नहीं बना सकते, कह रहे हैं एतमाद है पुरानी पिचेस बनाएं, उस तरह के अंदाज से क्रिकेट होगी जिस तरह से होती है। देखिए, बात यह है कि जो क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक
जितनी भी मतलब गैर मुल्की टीमें आई हैं, हमारे अपने क्रिकेटर ने ही पिचेस बनाई हैं और इसमें बड़े अच्छे अच्छे मैचेस हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ औक़ात बाज़ पिचेस पे इल्ज़ामात भी लगे, जैसे कि हालिया जो सीरीज़ हुई रावलपिंडी थी, की पिच पिंडी को पे जो है जिस तरीके से आईसीसी ने जो है अनरिजल्टेबल करार दिया। इसी के साथ साथ बात की जाए, लाहौर में हमने देखा कि वो टेस्ट मैच का रिज़ल्ट आया, जिससे पहले कराची में भी मैच ड्रॉ हो गए। मुसलसल हम यही देख रहे हैं, बैटिंग साजगार पिचेज़ हैं, तो ये बैटर्स जब बॉलिंग साजगार पिचेस पर उतरते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान में उस मेयार की विकटें नहीं हैं। ये तो एक कैटेगोरिकली एक क्लियर बात है कि उस मेयार की विकटें नहीं है जैसी कि होनी चाहिए, और यही वजह है कि हमारे जो प्लेयर जब बाहर जाते हैं तो उनको उन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि वहाँ बाउंस होता है। ज़ाहिर है मतलब ये कि बिल्कुल हर चीज़ कंडीशंस वहाँ चेंज होती हैं, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। लेकिन जैसा कि ड्रॉप इन पिचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी, वो प्रोजेक्ट बहुत महंगा था। हालांकि उसमें चंद सनतकार और सरमायादार शामिल हो रहे थे, वो उस वक्त रमीज़ राजा बात कर रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट इतना महंगा था कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था। और मैं ये समझता हूँ कि अगर 2-3 पिचेस आ जाती हैं तो 22 जब आपका बजट करोड़ की 15 आबादी अरब में रुपए का हो, जब आप पाकिस्तान जूनियर लीग करा सकते हो, जब आप वुमेंस PSL कराने के ख्वाहिशमंद हो, पिचेस नहीं बन पा रही है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पिचेस जो हैं वो बननी चाहिए। देखें, इतना अरसा हो गया है और हम दुनिया क्रिकेट की हमारी टीम जो है नंबर टीम है, हमने वर्ल्ड कप भी जीते हैं। वीरान दिखाई दे रहे हैं। नज़ीर हुसैन स्टेडियम की बात की जाए तो वो भी टूट फूट का शिकार है। जिस तरह से हमने देखा PSL के ज़रिए कहा जा रहा है कि दीगर वेन्यूज़ को भी मौका दिया जाएगा, वहाँ भी क्रिकेट होगी, तो किस तरीके से देख रहे हैं PSL के ज़रिए पाकिस्तान भर के वो स्टेडियम्स जो वीरान हैं उन्हें भी आबाद किया जा रहा है? देखें, बिल्कुल आबाद करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दूर दराज भी मतलब इस तरह के मैचेस होना चाहिए। बायलैटरल सीरीज़ होती है तो एक आध T20 मैच वहाँ रखना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि न्याज़ स्टेडियम को जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जहाँ पे दुनिया क्रिकेट की कमोवेश तमाम टीमें वहाँ आके खेल चुकी हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा अच्छा फैसला था जो कोयटा में उन्होंने मैच कराया था। तो इसी तरह से मतलब ये कि देखें, सिक्योरिटी पे मतलब बड़ा काम हुआ है, और सिक्योरिटी जो है, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और अब हम मतलब अपने बड़े बड़े इवेंट इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ करा सकते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, PCB के चेयरमैन नजम सिटी साहब भी इन दिनों मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, ख़ास तौर पे ट्विटर पे। उनकी जानिब से वाक़या पेश आया, और जैसे ही कराची पुलिस ऑफिस के अंदर ये वाक़या पेश आया, उन्होंने ट्वीट किया कि PSL को कोई ख़तरा नहीं है। और ये जो वाक़या हुआ है अफसोसनाक सानिया जो पेश आया कराची में, ये दरअसल जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो एक जानिब इस तरह का बयान देना, PSL जारी है, इस तरह की वजाहत देना, कहाँ की हिकमत अमली है? हाँ, और ये कहाँ की सोच है? इसमें कोई शक नहीं है कि बाद में ट्वीट भी डिलीट कर दिया। वो जगह नजम सेठी साहब की जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो तो माशाल्लाह बड़ा ठीक ठाक है। लेकिन बाज़ औक़ात जब इस तरह की मतलब इतने बड़े इवेंट्स हो रहते हैं तो ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो ये मतलब ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करना कि मतलब जैसे इन्हें मालूम हो कि पाकिस्तान में क्रिकेट को ख़तरा नहीं है, लेकिन जो सरकारी इमारतें उन्हें काफ़ी ख़तरा है। हाँ, लेकिन वो उन्होंने उसको ट्वीट को वापस ले लिया था। देखें, इस तरह की चीज़ें इवेंट में होती हैं। जैसे आपने देखा कि पंजाब जो निगरान हुकूमत है उसके दरमियान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक तनाज़ा सामने आया कि जी वो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मैदान में उतरना पड़ा, के विज़ जो है 45 करोड़ रुपए मतलब खाने और सिक्योरिटी, और फिर उसके बाद वो 25 करोड़ रुपए हो गए। देखें, ये इवेंट के दौरान इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पैसे माहौल ख़राब, और ये बड़ा अच्छा बात है कि वो तनाज़ा जो था वो फ़ौरन ही हल हो गया। दूसरे ये हुआ कि जो सर 3-4 दिन तक वो तनाज़ा बरकरार रहा, उसके बाद वज़ीर आज़म को मैदान में आना पड़ा और फिर ये जाके मामला हल हुआ। हम भी नेशनल स्टेडियम में थे, 3 दिन बड़ा टेंस का माहौल रहा, और यही कैफियत थी कि पता नहीं वो जो लीग के मैचेस हैं लाहौर वाले यहाँ आ जाएंगे या वहाँ पे होंगे या कहीं बाहर होंगे, इस तरह की चीज़ें चलती रहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब इतने तजुर्बेकार हो गए, यानी मैं क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज़ और सब की बात कर रहा हूँ कि ये इतने मैचेस और इतने बायलैटरल सीरीज़ और इतनी 8वीं ये हमारी लीग हो रही थी, तो अब हमें इतना तजुर्बा हो गया। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पहले से सारा मतलब है कि मैनेज कर लेनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ताबिश एक चीज़ और भी हुई कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे उनमें से कुछ मतलब खिलाड़ियों को जो इब्तदाई पैसे दे देते हैं वो पैसे नहीं मिले थे। तो जब उन्होंने शिकायत की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी उसका एक्शन लिया और उनको पैसे देने की हिदायत की। तो कहने का मकसद कश्मीर प्रीमियर लीग हुआ, उसमें ही मुतादिद खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिले थे, काफ़ी अरसे तक वो ड्यूज़ बाकी रहे। इस तरह की चीज़ें इस तरह की चीज़ें इत्तलात आती रहती हैं, हम देख रहे हैं इवेंट्स तो हो रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से बात की जाए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं नौजवान खिलाड़ियों को इस इवेंट के ज़रिए मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन जो खिलाड़ी मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं अपने नेचुरल नंबर पर, जो वो टीम का हिस्सा होते हैं, उन्हें आप उस नेचुरल नंबर पर खिलाते नहीं हैं।
फ़खर ज़मान के हवाले से बात की जाए, शर्जील खान पिछले इवेंट में मुसलसल नज़र आ रहे थे, एक अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, उन्हें टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, जब बनाया गया तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो आप इतने सीनियर खिलाड़ियों को भी बेंच करें। देखिए ताबिश, बात यह है कि हमारा जो कल्चर है, हमारे अपने मुल्क का बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मतलब लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, हमें उससे थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। देखें, ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर एक प्लेयर जो है बर्न डाउन जाता है या ओपनर जाता है तो वहीं खेलेगा। देखें, हम ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, इनका माइंड मेकअप होना चाहिए कि इनको किसी भी वक्त और किसी भी पोजीशन पे खिलाया जाए तो ये खेल सकें। एक चीज़ तो ये है। दूसरी ये कि हमारे यहाँ मतलब ये कि एक तासुर लिया जा रहा है, अफगानिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है, जो 4-5 लड़कों को अभी बैठा दिया है, तो एक अचंभे की बात होगी, इसलिए कि पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ है। जबकि आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह की टीमों को देखें, जनूबी अफ्रीका की, कि ये बाईलेटरल सीरीज़ होती हैं, अपने कप्तान को बैठा देते हैं और एक मतलब नॉर्मल सी चीज़ वहाँ महसूस होती है। तो अगर हमने 5 खिलाड़ी अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए नए ले लिए हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप कब देंगे चांस? रेस्ट इन पीस करार दे रहे हैं, जो हिकमत अमली है पीसीबी के मौजूदा चीफ सेलेक्टर की, उन्होंने कहा रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट, वो रेस्ट इन पीस करार देते हैं और दीगर खिलाड़ी उसे एक अच्छा अमल करार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खुशाइंद अमल है। देखें, राशिद लतीफ़ जो हैं हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं और वो बहुत बड़े मतलब विकेट कीपर और मतलब क्रिकेटर रहे हैं। हर उनकी राय का, साबिक कप्तान है, उनकी राय का एहतराम है। देखिए, हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है, बिल्कुल उनका मतलब जो व्यू पॉइंट है उसका मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे हामिद महमूद साहब, उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से ये टीम सिलेक्शन की गई है, आप ही पहले कहते थे कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, जब उन्हें मौका दे दिया, अब इस तरह का शिकवा मुनासिब नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। देखें, बात यही है, मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर आपने मतलब 4-5 खिलाड़ियों को खिला दिया और वो भी अफगानिस्तान की सीरीज़ के खिलाफ, तो आप अपने मतलब उन अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को कब चांस देंगे? कौन सा ऐसा मौका आएगा? तो मैं ही समझता हूँ ऑन एंड ऑफ और मतलब इस तरह के मौके जो है हमारे जूनियर या मतलब जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, उनको आप दें, इसलिए कि आप जब उन्हें मतलब मौके देंगे तभी तो उनकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। देखें, बात यह है कि लीग में परफॉर्म करना एक अलग बात होती है, लेकिन बाईलेटरल सीरीज है या कोई बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें जो है एक अलग चीज़ होती है। न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, उसकी तारीख को तब्दील करने के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, सियासी जो गैर रिवायती हालात हैं उसके हवाले से लेकर ये मामला तब सामने आ रहा है और यही कहा जा रहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में अगर इलेक्शन पंजाब में होते हैं तो फिर तारीख तब्दील करनी पड़ेगी, शेड्यूल तब्दील करना पड़ेगा। देखिए ताबिश, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हर मुल्क में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं, तो ये सीरीज़ जो है। और दूसरी जानिब मिक्की आर्थर ने भी माजरत कोई कर ऐसी ली बात नहीं है। दूसरी जानिब मिक्की आर्थर ने भी माजरत कर ली है और वो भी अब इवेंट जो आगे होने पाकिस्तान के उसमें वो टीम के साथ नहीं होंगे, उनके साथ जो मुआहिदा था वो ना हो सका है, ज़राए की जानिब से ये भी इत्तलात सामने आई है। हाँ, लेकिन नजम सेठी साहब ने जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी PSL के दौरान, तो उसमें वो काफ़ी पुरुम्मीद भी थे और वो कह रहे थे कि हमारे राब्ते जो हैं उनसे हैं, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ गेम। मैं समझता हूँ कि इसको हमें इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। एक जानिब आपकी टीम फाइनल खेले हार जाए, सेमीफाइनल खेले 2021 का हार जाए, एशिया कप का फ़ाइनल खेले उसमें शिकस्त का सामना करना पड़े, लेकिन इसके बाद भी आप जो है डिजिटल कोचिंग पर क्या तवज्जो देंगे? नहीं, देखें, डिजिटल कोचिंग तो कोई मतलब कोचिंग नहीं होती। खिलाड़ी जब ग्राउंड में उतरता है तो उसकी मतलब जो एक्सपर्टीज़ हैं जब सामने आती हैं तो पता चल जाता है कि उसने मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है या किसी प्रोफेशनल कोच ने उसको कितनी मतलब ट्रेनिंग दी है, कितना तैयार किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिजिटल जो कोचिंग है वो एक अलग पोर्शन है और जो प्रैक्टिकल कोचिंग है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो नंबर कोचेज़ होते हैं उनका जो इनपुट होता है या वो जो चीज़ें बताती हैं उनका अपना एक मतलब एक्सपर्टीज़ होती हैं और ये हर एक कोच में या किसी भी मतलब उसमें शख्सियत में नहीं होती, हर एक के साथ एक ये चीज़ मुसलसल हमने देखा पिचेस जो थी, फिर इसके बाद बाउंड्रीज़ को लेकर भी खिलाड़ी तनकीद करते हुए दिखाई दी। उन्होंने कहा काफ़ी छोटी बाउंड्रियाँ बनाई गई, काफ़ी ज़्यादा छक्के लगे इवेंट में और इंज़मामुल हक़ ने भी छोटी बाउंड्रीज़ की हिमायत करने वालों के ख़िलाफ़ वो भी नज़र आए और वो उनकी जो बाउंड्रियाँ बनाई गई तो उस पर भी वो कहने लगे कि बड़ी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, भले आप पिचेस जो हैं बैटिंग साजगार पिचेस बनाए लेकिन बाउंड्रीज़ बड़ी होनी चाहिए। तो ये टेप बॉल के खिलाड़ी हमारी टीम का हिस्सा बने हैं, तो वो क्या इसी अंदाज से इन्हीं बाउंड्रीज़ पर खेल के फिर टीम में किस तरह? देखिए, मैं तो जब से क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ और मतलब मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे मतलब दोनों तरह की बातें सुनने को मिली हैं। एक ज़माने में जब
हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे छोटे ग्राउंड थे, तो उस वक्त भी ये क्रिटिसिज्म आया था कि आप तो छोटे ग्राउंड पे खेल रहे हैं, वहाँ जाके बड़े ग्राउंड होंगे तो आप क्या करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको एक पहलू को भी नज़र में रखना चाहिए कि ये जो लीग में जो शायकीन आते हैं, ये असल में T20 जो है मतलब इंटरटेनमेंट क्रिकेट है। तो जो शायकीन इतनी मतलब परेशानी के बाद और इतना मतलब टाइम दे के आते हैं, तो उनके लिए भी मतलब उसमें कुछ होना चाहिए। अगर आप बड़ी बाउंड्रीज़ रख देंगे तो उनको मतलब ये कि वो जो चाहते हैं जो मतलब एक जोश खरोश में छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, तो छोटी बाउंड्रीज होती हैं तो वो महसूस होते हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये होना चाहिए को लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए इस तरह का अमल किया गया। होना, बिल्कुल। दोनों चीज़ें होनी अच्छा, चाहिए। इस हवाले से रियाज साहब रहनुमाई कीजिएगा। मुसलसल हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने एक नए बैटर को ना सिर्फ इस्टेब्लिश किया, भरपूर मौका दिया। मिर्ज़ा ताहिर बेग के हवाले से बात कर रहे हैं, वो एज़ एन ओपनर टीम के लिए खेलते रहे, जबकि फ़खर ज़मान भी ओपनर के तौर पर उनके साथ मौजूद थे। और फिर हम देख रहे थे वन डाउन पर अब्दुल्ला शफ़ीक आ रहे थे। तो जिस तरह से वो मौका दे रहे हैं, सायम अयूब को उस तरीके से मौका नहीं मिला था। हमने देखा आगाज़ में बाबर आज़म हो और मोहम्मद हारिस बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो एक जानिब एक बैटर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, एक जानिब वो जो बैटर जो नेचुरली ओपनर है उसे उस नंबर पे नहीं खिलाया जा रहा था मुल्तान पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। देखें, आपने देखा होगा इस्लामाबाद की टीम जो शादाब कप्तान है, मैं ये समझता हूँ पूरे मतलब टूर्नामेंट में सबसे अच्छी कप्तानी अगर की है ना, तो वो शादाब ने की। ग्राउंड के अंदर जितना वो एक्टिव नज़र आए, सारा सब कुछ। आप जो लाहौर की बात करें, उनकी एक्सपर्टीज़ ये थी कि वो मतलब सामने वाली अपोनेंट टीम को देख के वो बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया करते थे। तो देखिए जो तवक्कुफ़ कीजिएगा सर, हमें ज्वाइन किया है ऑडियो कॉल के ज़रिए कौमी क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं वसीम बारी साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और जिस अंदाज से हमने देखा PSL का मेला इख्तिताम पजीर हुआ, जिस तरीके से नौजवान खिलाड़ी इस इवेंट के ज़रिए सामने आए, बाज़ को मौका भी मिला, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ भी हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि पहले तो मुबारकबाद देनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि PSL बड़ा सक्सेसफुल सुपर लीग हुई है और देखने को बड़ी अच्छी क्रिकेट देखी गई। और स्पेशली जो फाइनल 1 रन पर लाहौर कलंदर जीत गई, तो मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि सहकी ने भी इंजॉय किया होगा। और ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए अपना हुनर दिखाने के लिए, अपने हुनर को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वसीम साहब, इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। मुसलसल हम देख रहे थे कि PSL से कबल कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हों या फिर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हों, वो कह रहे थे कि PSL का आगाज़ होगा तो हम नौजवानों को ढूंढेंगे, उनकी खोज करेंगे और जिसमें सलाहियत होगी उसे टीम का हिस्सा बनाएंगे। अब्बास आफरीदी ने इस इवेंट में सबसे ज़्यादा विकटें ली, 23 विकटें लेने वाले अब्बास आफरीदी, उन्हें PSL के ज़रिए अफगानिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। हमने देखा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हुई उसमें आमिर जमील टीम के साथ थे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने आया एक मैच में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया, लेकिन उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया, उन्हें भी टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। फ़हीम अशरफ को चांस दिया गया। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुसलसल, जो बात मैं आपसे कुछ देर पहले रियाज साहब से कर रहा था, क्या समझते हैं एक जानिब अगर जहां बाबर आज़म मौजूद हों, जहां रिजवान जैसा बैटर मौजूद हों, जो PSL में सबसे ज़्यादा रन करने वाले मोहम्मद रिजवान और उसके बाद बाबर आज़म, ये दोनों बैटर्स मौजूद हों, तो क्या फिर दीगर जो नए अपकमिंग ओपनर्स हैं उन्हें उस तरीके से मौका मिलेगा? मैं समझता हूँ कि मौका ज़रूर मिलेगा। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जिसको भी मौका मिलता है तो उसको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए उसमें। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो उनका जो टैलेंट है वो उभरेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इनको सानुल्लाह को जैसे मौका दिया, सानुल्लाह बड़ा टैलेंटेड बॉलर है और अफरीदी जो है वो बॉलर ऑफ द सीरीज हुआ है सुपर लीग का, उसको भी मैं समझता हूँ कि मैंने देखी उनकी बॉलिंग, उसमें काफ़ी वैरायटी है और काफ़ी दिमाग से गेम करते हैं जी। पेस इतनी नहीं लेकिन दिमाग से गेम करते हैं। और मैं समझता हूँ आइंदा सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होगी, सेलेक्टर्स जो हैं इनको मौका देंगे, होम सीरीज में ही मौका देना चाहिए। और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होगी तो उसमें मैं समझता हूँ कि यंग प्लेयर्स को मौका मिलेगा, होम सीरीज होगी। और नए प्लेयर जो इनको कॉन्फिडेंस मिला है सुपर लीग से, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी शो करेंगे।
अच्छा, हम मुसलसल देख रहे थे 2 से 3 मैचेस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जिसमें शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया आज़म खान ने। तो क्या समझते हैं, आज़म खान कौमी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर की ज़रूरत बन गए? मैं समझता हूँ, मैंने उनकी देखी है टेलीविजन पर, बहुत T20 के लिए बहुत सूटेबल है और शॉट सिलेक्शन भी उनका अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि वो टैलेंट जो नजर आया उसमें से आजम खान भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मिडिल ऑर्डर में ऐसे जब आपको 20 ओवर्स में रन तेज करने की जरूरत पड़ती है तो आजम खान वो कमी को दूर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि एक तो वो तेज खेलते हैं और उनकी शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है। सर, हम मुसलसल देख रहे थे कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद खान का पहले मुकाबला इस तरह से लग रहा था कि सिर्फ मोहम्मद रिजवान के साथ है। अब जिस तरह से आज़म खान उभर के सामने आए हैं, बात की जाए जिस तरीके से मोहम्मद हारिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और अब रिज़र्व खिलाड़ियों में हसीबुल्लाह खान को भी शामिल किया गया है, तो क्या उनका मुकाबला मज़ीद सख्त हो गया है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही टफ होगा टीम लेने के लिए। सरफराज की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही जो उम्मीद करते थे हम, जैसे सरफराज सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, दरमियानी परफॉर्मेंस करेंगे। रिजवान ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और जैसे आपने कहा कि आजम खान है वो भी कंपटीशन देंगे और यंग विकेट कीपर जो है वो भी कंपटीशन देगा। तो मैं समझता हूँ कि सरफराज के लिए मुश्किल हो जाएगा अपनी जगह बनानी। सर, पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस का होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब इसके हवाले से मुसलसल उनकी जानिब से बयानात सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो पीसीबी के मौजूदा चीफ सेलेक्टर हैं नजम अजीज़ सेठी साहब, उन्होंने तो इस हवाले से कह दिया कि मुझे एतमाद है अब पीसीबी को अपने क्यूरेटर पर और गैर मुल्की मिट्टी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ड्रॉप इन विकेट वहाँ होती हैं जहाँ ग्राउंड में 2-3 खेल खेले जाते हैं जी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल भी खेला जाता है और रग्बी भी खेला जाता है और क्रिकेट भी खेली जाती है। तो इतना उनको क्रिकेटर को टाइम नहीं मिलता है विकेट बनाने के लिए, तो वो उन्होंने ये प्लानिंग की है कि वो विकेट की और बनाते हैं और अच्छी विकेट बनाने में टाइम लगता है और उसके बाद फिर वो एयर लिफ्ट करकर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ले आते ड्रॉप इन करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। पाकिस्तान में एक ग्राउंड पर 2-3 खेल हॉकी तो नहीं होती वहाँ ग्राउंड में, ना फुटबॉल होती है। तो पाकिस्तानी क्यूरेटर्स के पास काफी टाइम होता है, लेकिन जी ये ऐसा एरिया है जो क्यूरेटर्स को ट्रेनिंग देनी जरूरी है क्योंकि ये बड़ा स्पेशलाइज जॉब है विकेट बनाना और इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं समझता हूँ क्यूरेटर्स के पास तजर्बा और वो विकेट बनाने में माहिर बन जाए। तो ड्रॉप इन विकेट की जरूरत पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जरूरत ग्राउंड्स में रग्बी भी होती है, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल भी होता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं मिलता विकेट बनाने के लिए, तो वो ड्रॉप इन विकेट बनाकर और ग्राउंड में ले आते हैं। सर, रहनुमाई कीजिएगा वसीम साहब इस हवाले से कि जब ये कौमी खिलाड़ी बैरून ममालिक जाते हैं, बाहर इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं, तो वहाँ ड्रॉप इन पिचेस पर जो है बैटिंग करते वक्त काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हमने देखा बाज़ ऐसे मैचेस थे उसमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त क्या हिकमत अमली होनी चाहिए बैटर्स की? हिकमत अमली होनी चाहिए जो न्यूजीलैंड ने की। जब वो हिंदुस्तान जाते हैं तो उन्होंने न्यूजीलैंड में विकेट्स बनाई, स्पिनिंग विकेट्स जो इंडिया में होती हैं, उस पर प्रैक्टिस करते गए, उस पर उन्होंने पूरी अपनी टीम की प्लानिंग की। इसी तरह जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें भी हमारी भी जरूरत ये है कि हम फास्ट विकेट पर प्रैक्टिस कर सकें, बाउंसी विकेट पर और फास्ट विकेट पर। और अगर आप प्रैक्टिस कर कर जाएंगे तो आपको दुश्वारी नहीं होती ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में। तो लेकिन ड्रॉप इन पिचेस की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और इंडियन में ओल्ड ट्रैफर्ड जो क्रिकेट ग्राउंड है मैनचेस्टर में, वहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलती है फुटबॉल, तो वहाँ भी ड्रॉप इन विकेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान में जरूरत नहीं पड़ती। वसीम साहब इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा, बाबर आजम हों या फिर मोहम्मद रिजवान हों,
उन्हें पहले कौमी खिलाड़ियों की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ रहा था बज़ाहिर उनके स्ट्राइक रेट को लेकर, और अब बैनुल-अक़वामी कमेंटेटर हैं और साबिक़ न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल प्लेयर हैं सैमन डेविल, उनकी जानिब से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। पहले बाबर आज़म को उन्होंने आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो T20 में खेलते हैं ऐसे T20 में नहीं खेला जाता। अब वो जो है मोहम्मद रिजवान को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई दिए PSL के दौरान। तो क्या समझते हैं दोनों खिलाड़ियों को अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा? जिस तरह से नौजवान खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं, उस्मान खान ने 36 गेंदों पर 100 रन बना दिए, PSL की तारीख की तेज़ तरीन सेंचुरी कर दी। तो इस तरीके से हमारे जो ओपनर बैटर्स हैं उन्हें भी अपनी स्ट्राइक रेट पर तवज्जो देनी होगी। मैं समझता हूँ कि ये जो कोच ने बात की है ये मुनासिब बात की है, क्योंकि स्ट्राइक रेट जब तक आपका 150 तक आनी, 140 का 130 करनी हो तो आपको एडवांटेज भी मिल सकता है। पहले पावर प्ले में एडवांटेज मिलने के लिए आपको स्ट्राइक रेट तेज करना पड़ेगा। अगर स्ट्राइक रेट कमजोर करते हैं तो मिडिल ऑर्डर में प्रेशर पड़ जाता है। मिडिल ऑर्डर में जब प्रेशर बढ़ता है तो विकेट लूज कर जाते हैं। ये पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। स्ट्राइक रेट इन दोनों प्लेयरों को तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, इनको स्ट्राइक रेट अपना इम्प्रूव करना चाहिए। उनको जो रिक्वायरमेंट टीम की होती है वो रिक्वायरमेंट तजवीज उस रिक्वायरमेंट पर चलना जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ रिजवान और बाबर आजम को, हालांकि वो स्टार्ट अच्छा देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा कमजोर है और वो स्ट्राइक रेट अपना तेज कर सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं जिससे स्ट्राइक रेट तेज हो सकती है। बिल्कुल सर, लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब। सर, जिस तरीके से रियाज साहब वो कह रहे हैं वसीम साहब, और वसीम साहब यही कह रहे हैं कि जिस अंदाज से बाबर आज़म हों या फिर रिजवान हों, उन्हें उनका स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। क्या आप इन बैटिंग जोड़ी से शिकवा करते हुए दिखाई देंगे, जो बैटिंग जोड़ी आपको हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ 10 विकेटों से मैच जिताती है, इंग्लैंड की ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में 200 रन का तारीखी चेस करती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करती है? क्या आप इन पर शिकवा करेंगे? देखें, जहाँ तक वसीम बारी भाई की बात है तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपोजर है और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, बड़ी सही मतलब ये कि उन्होंने बात की है वसीम भाई ने। देखें, जब बाबर से सवाल किया जाता है वो कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरे बारे में जो ही बात करें। हाँ, लेकिन देखें बात सुने, बाबर तो खैर हमारा फ़ख्र है, रिजवान है और ICC के अवार्ड हासिल कर चुके हैं, इतने ज़्यादा रन्स बनाए। लेकिन देखें, ये जो खिलाड़ी हैं ना, इनको मार्जिन और प्रोविज़न लेके चलना चाहिए। जब आप अपनी लीग खेल रहे हैं, आपके शायकीन आपके दरमियान परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पा रहे थे, बाबर हो या फिर रिजवान हो, जब उनसे सवाल किया गया तो वो मुसलसल जो है कह रहे थे ये जो कुछ हो रहा है ये कुदरती तौर पर हो रहा है। और इसी हवाले से जब तौसीफ़ अहमद साहब से उस वक्त सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरे पे फतवा ना लग जाए। तो इस तरह के माहौल भी तो था। देखें, ये तो खैर हमारे मुल्क का कल्चर है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत ही मतलब कि सोच समझ के ज़ाहिर है बात करनी होती है। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मैं ये समझता हूँ हमारे खिलाड़ी जो हैं ये प्रोफेशनल हैं। और ये जो एरा है ना, ये जदीद क्रिकेट हो रही है, तो इसमें आपको मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, उसी तरह से खेलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अगर आपने एक मतलब नहीं हो सकता कि बिल्कुल इस तरह से हो। तरीका मैं इस हवाले से तवक्कुफ़ कीजिएगा, वसीम साहब से भी इस हवाले से जो है उनकी भी कीमती राय जानूँ। जिस तरीके से हमने देखा 2 इवेंट्स में मुसलसल वसीम साहब आज़म खान ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, टीम का हिस्सा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं उन्हें, आज़म खान को? उनकी जानिब से बयान सामने है, वो कह रहे हैं कि कोशिश होगी मुस्तकबिल में भी डेड ओवर्स में मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस का मुजाहरा करूं। कल भी उनकी जानिब से हमने यही देखा, जब ज़्यादा रन दरकार थे तो 1 रन से लाहौर कलंदर्स को मैच जिताने में एक अहम किरदार उन्होंने अदा किया। देखिए, आज़म खान जो है जमान खान, आज़म खान ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी हिम्मत अफजाई की परफॉर्मेंस की है। उन्होंने तेज खेला और जब मिडिल ओवर में जब जरूरत पड़ती है कंसोलिडेशन के लिए और एक्सेलरेशन के लिए तो बहुत जरूरी होता है कि लास्ट 10 ओवर में रन करना है। लाहौर कलंदर्स इसलिए जीती है कि उनके जो फास्ट बॉलर्स अफरीदी और हारिस थे तो वो लास्ट 5 ओवर में रन करने नहीं देते दूसरी टीम को। तो इसलिए कि पहले 5 ओवर बहुत जरूरी होते हैं प्लेटफॉर्म देने के लिए, और लास्ट के जो 5 ओवर होते हैं उसमें 70-80 रन करने जरूरी होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप मैच जीत नहीं सकते। तो ये आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आजकल
20 ओवर की क्रिकेट में पहले 5 ओवर में प्लेटफॉर्म देते हैं, टीम अपनी बनाती है, विकेट्स नहीं देती, और लास्ट 5 ओवर में रन भी तेज करते हैं, सो दैट क्योंकि उनको एक अच्छा टोटल देना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तेज खेलें और विकेट्स इन हैंड रखें और तेज खेलें, और तेज खेलेंगे तो मैच आप जीतेंगे, तेज नहीं खेलेंगे। अब तो देखा आपने फिर 200 रन भी, 200 रन और 250 रन टीमें कर लेती हैं, तो 160 और 170 रन काफ़ी नहीं होते। तो बिल्कुल। इसलिए इनको अपनी प्लानिंग में तब्दीली लानी पड़ेगी। वसीम साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं नौजवान खिलाड़ी इस इवेंट के ज़रिए सामने आ रहे हैं, मुसलसल कोचिंग का जो मामला था ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसको लेकर कई हफ्तों तक मुज़ाकरात जारी थे और मिकी आर्थर के दरमियान पीसीबी की जानिब से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। ताहम वो इख्तिताम पजीर हुआ और कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात के बावजूद मुआहदा तय नहीं हो सका। ये खबर ज़राए की जानिब से सामने आई है, तो क्या कहेंगे, पाकिस्तान को क्या ऑनलाइन कोचिंग की तरफ ही जाना चाहिए या फिर पाकिस्तान के जो मकामी कोचेज़ हैं उनमें इतनी सलाहियत है कि वो नौजवान खिलाड़ियों को असनूबी के साथ जो है उस तरीके से मैदान में उतार सकते हैं? देखें, कोचिंग जो है ये बड़ा स्पेशलाइज जॉब है। ऑनलाइन कोचिंग की जरा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन कोच जो है, कोचिंग ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा कोच भी हो। तो कोच के साथ, मेन हेड कोच के साथ आपको असिस्टेंट कोच, पाकिस्तानी कोच रखना चाहिए, क्योंकि इतनी तरबियत होती रहेगी और वो कुछ सीखेगा कि किस तरह कोचिंग इंटरनेशनल लेवल में की जाती है, और वो तैयार होगा कोचिंग असाइनमेंट के लिए। तो एक आपको कोच हेड कोच रखना चाहिए और असिस्टेंट कोच लोकल कोच रखना चाहिए, तो दैट कम्युनिकेशन वगैरह अगर भी ज़रूरत पड़े या बातचीत की ज़रूरत पड़े या कुछ रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़े तो असिस्टेंट कोच जो है वो हेल्प कर सके हेड कोच का। तो ये ऑनलाइन कोचिंग के लिए अभी पाकिस्तान एजुकेशन के लिहाज से इतना तैयार नहीं है, उसको काफ़ी देर लगेगी ऑनलाइन कोचिंग सीखने में और करने में। तो सर, हम मुसलसल इस हवाले से देख रहे थे वसीम साहब कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास जब आप चीफ सेलेक्टर थे उस वक्त काफ़ी क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स मौजूद थे, लेकिन पीएसएल के 2 से 3 एडिशंस हो गए, लेकिन ऐसा कोई क्वालिटी स्पिनर सामने नहीं आया। ना जाने क्यों, हमने देखा इब्रार जब सामने आए तो उनकी टेक्निक का भी अंदाज़ा हो गया दीगर खिलाड़ियों को, जैसे जाहिद महमूद सामने है उनकी टेक्निक का भी अंदाज़ा हो गया, उस्मान कादिर भी आए और वो भी उस तरीके से मुसलसल टीम के साथ परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाए। तो क्या वजह है, ऐसी क्या गलती ये स्पिनर्स कर रहे हैं कि वो टीम के साथ मुसलसल परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाते, तसलसल के साथ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे? देखें, पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि स्पिनर का एक रोल है एक छोटी क्रिकेट में भी। आप राशिद को देखें, अफगानिस्तान का जो लेग स्पिनर है, बाहर की तरफ की विकेट पर विकेट ले लेता है और अपनी टीम को एडवांटेज देता है, अपनी उसकी टीम विकेट्स लेकर देता है, और इस तरह अफगानिस्तान टीम जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी करती है, विकेट लेने में तय हो जाती है। तो इसी तरह स्पिनर्स को सिर्फ ये कहने की मैं कहूँगा, स्पिनर को कामयाब होने के लिए, तजर्बा होने के लिए देर लगती है, टाइम लगता है। आपको उनको स्पिनर्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है और इसको टाइम देना पड़ता है। आपने देखा कि यासिर शाह जब था तो वो कंटिन्यूसली खेलता था, उसने 200 विकेट सबसे तेज जीतते नहीं। तो आपको स्पिनर पर पेशेंस लेना पड़ेगा और उसको खिलाना पड़ेगा काफ़ी देर तक, सो दैट वो उसका एक्सपीरियंस हो जाए और वो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। तो स्पिनर को आप जल्दी करेंगे तो स्पिनर डेवलप नहीं होगा। डेवलप करने के लिए स्पिनर पर टाइम चाहिए और पेशेंस चाहिए। वजह फरमाया सर आपने। सर, बाबर आजम से मुतालिक बात करें, हमने पीएसएल में उनकी जो डिसमिसल होते हुए देखा, ख़ास तौर पर बाबर आजम का, तो वो जिन बॉलों पर आउट होते हुए दिखाई दिए, ख़ास तौर पर बात करें मोहम्मद आमिर का इन स्विंग हो उस पर आउट हुए, एहसान उल्लाह का इन स्विंग पे वो आउट हुए, राशिद खान की गुगली पर बाबर आजम आउट हुए। तो जो बॉल अंदर की तरफ आती है उससे खेलते हुए वो इंतहाई जो है मुसलसल उसी बॉल पर वो आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस बॉल के हवाले से उन्हें सोचना पड़ेगा, उन्हें एक हिकमत अमली बनानी होगी कि आया ये जो बॉल है वो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर देती है? मेरे ख्याल बाबर आजम जो है वो इतना अच्छा प्लेयर है कि वो इस तरह जिस तरह आउट हो रहा है
वो दोबारा आउट नहीं होगा, उस पर वो कोशिश करेगा कि इंस्टिंग जो होती है लेफ्ट आर्म की उस पर किस तरह खेलना होगा, तो स्टांस चेंज करेगा, तो टेक्निक चेंज करेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो ओवरकम कर लेगा, क्योंकि बाबर आजम दुनिया के 3 बेहतरीन प्लेयरों में से है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको कॉन्फिडेंस दें और उसको हिम्मत दें और उसको हर तरीके से सहूलत दें, क्योंकि बाबर आजम जैसे प्लेयर हर रोज पैदा नहीं होते और वो इस वक्त लीडिंग प्लेयर है T20 का। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमने उसके साथ कम्युनिकेशन डेवलप करनी पड़ती है पेश को, और जब वो डेवलप हो जाएगी तो आप देखेंगे कि ये जो कमजोरी है ये भी दूर हो जाएगी। सर, हम मुसलसल देख रहे हैं जिस तरह से नौजवान खिलाड़ी इस इवेंट के ज़रिए सामने आए। साइम अयूब की तारीफ़ एक जानिब जहां पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान की मारूफ वेबसाइट ने भी साइम अयूब को पाकिस्तान का और दुनिया क्रिकेट का वाहिद लेफ़्ट आर्मर 360 AB डिविलियर्स करार दिया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने उसकी इनिंग्स देखी है, मैं बड़ा इंप्रेस हूँ उनकी बैटिंग, जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से उनकी शॉट सिलेक्शन है। खबे हाथ से, दूसरी बात ये है कि वो खबे हाथ से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अगर आप ओपनिंग में रखते हैं तो उसका बड़ा एडवांटेज होता है। आप देखेंगे कि मैं समझता हूँ कि उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ जरूर सिलेक्टर्स उसको मौका देंगे और लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन से एडवांटेज देगी पाकिस्तान टीम, क्योंकि राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट हैंड बैट्समैन खेलते हैं तो बॉलर को आसानी होती है। अगर लेफ्ट आर्म बैट्समैन खेलता है, राइट हैंड बैट्समैन खेलता है तो बॉलर को बड़ी दिक्कत होती है लाइन एंड लेंथ के लिए। और दूसरी बात ये कि उनकी टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है, शॉट सिलेक्शन भी बड़ी अच्छी है और काफ़ी वो टैलेंटेड प्लेयर नज़र आते हैं। काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। और जिस अंदाज़ से वसीम साहब कह रहे थे कि मुसलसल जिस अंदाज़ से उन्होंने कहा कि साइम अयूब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उन्हें जो मौजूदा चीफ़ सेलेक्टर हों या फिर आने वाले जो फ्यूचर के लोग हों उन्हें जो है सिस्टम के साथ लेके चलना होगा। तो किस तरीके से देख रहे हैं ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं? आपके पास बी टीम मौजूद है, लेकिन आप उसे किस तरीके से साथ लेके चलेंगे? देखें, मेरे ख्याल से अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है हमारे सिलेक्टर्स पे आयद होती है कि एक मतलब बैक टू बैक और ऑन एंड ऑफ हमारे जो नए खिलाड़ी PSL के ज़रिए सामने आए हैं उनको यकीनन मौके देने चाहिए। जहाँ तक आपने साइम अयूब की बात की है तो साइम अयूब एक ऐसा मतलब मुझे बैटर नज़र आया है कि जिसका आई कांटेक्ट लेवल जो है बॉलर के साथ, बॉल के साथ वो बहुत अच्छा है और वो उसी मतलब जिस वक्त किसी भी बैटर के लिए ज़रूरी होता है कि वो बॉलर की मतलब हाथ में उसकी नज़र हो कि वो इन स्विंग कराया या मतलब आउट स्विंग करा रहा है, तो वो उनमें ये सलाहियत है कि बहुत कम वक्त में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं फुटवर्क कि बैक फुट पे जाके खेलना है, फ्रंट फुट पे जाके खेलना है, बॉलर के अंदाज को देख के। और उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं मेरे ख्याल से वो ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेलने की सलाहियत रखते हैं। तो काफ़ी अरसे के बाद आपको एक ऐसा बैट्समैन मिला है कि वो काफ़ी लंबे अरसे तक अगर हम उसको सही तरह से चांस दें तो वो चल सकता है। और होना भी यही चाहिए कि जो खिलाड़ी आपको परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको फ़ौरन मौका मिलना चाहिए, बायलैटरल सीरीज़ हो या कोई भी मतलब सीरीज़ हो या कोई भी इवेंट हो तो उसको मौका देना चाहिए। अगर आप उसको अपने फॉर्म लगी हुई के दौरान अगर आप मौका देंगे तो उसका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा होगा और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। ये और बात है कि किसी भी लीग का टेम्परामेंट कुछ और होता है, बायलैटरल सीरीज़ होगी तो उसका टेम्परामेंट कुछ और होता है, और कोई बड़ा इवेंट हो रहा है वर्ल्ड कप टाइप का तो उसका टेम्परामेंट कुछ और हो रहा है। लेकिन अगर आप नए खिलाड़ियों को गाहे बगाहे चांस देंगे तो वो फिर बड़े इवेंट्स के काबिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में मतलब कि कोई आप उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो वो प्लेयर जो है ज़ाया हो जाते हैं, उभर के सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक फरमाया। बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और आपने देखा उन्होंने क्या कुछ कहा और यही कह रहे हैं कि जिस अंदाज से नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, देखना ये होगा कि मौजूदा जो चीफ़ सेलेक्टर हैं या फिर PCB की मौजूदा जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से इन नौजवानों को मज़ीद ग्रूम करेगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।